एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड के चुनाव समाप्त हो गई और राजनीतिक सरगर्मियां आज भी जरूर तेज है। और तेज इस बात को लेकर है कि सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है और पूरी तरह से स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन के अगुवाई में ही सरकार बनने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखेगी। बताया जा रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति में जो बात सामने आई वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई नेताओं का भविष्य अंधर में लटका हुआ नजर आने लगा है और कई नेताओं के रास्ते पूरी तरह साफ और उज्जवल नजर आने लगा है। आज हम उसी को टटोलते हैं कि किन नेताओं के राजनीति का भविष्य अंधर में लटक सकता है, उनको काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो आज उनको भी टटोल लीजिए और आज इस पर बात भी करेंगे कि किन राजनीतिक मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी और फ्लॉप हो गई, किन कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बेकरारी उनको सत्ता तक नहीं पहुंचा पाई। आज हम उनको भी टटोल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि झारखंड में जो बात सामने आई, तो सबसे पहले सीता सोरेन का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस बड़े राजनीतिक घराने से उनका संबंध था, यानी झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराना शिबू सोरेन के परिवार की बहू, जब यह बात सामने आया तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से अलग होकर एक नई राजनीति की रूपरेखा तैयार की थी और लोकसभा में जिस तरह से उनको लोकसभा का टिकट मिला और वो हार गई, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हुआ कि उनकी राजनीति भविष्य किधर जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो आनन फानन में किया। क्योंकि मूल रूप से जिस बातों को लेकर उन गुरुजी और उनके पति जिस तरह से झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और इसके इतर जब वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए, तो समझा जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह के फैसले किए एक कठोर फैसले थे। और उनके बाद जब उन्होंने विधानसभा का रुख किया तो भारतीय जनता पार्टी ने जामा से उठाकर उनको जामताड़ा ले गई और वहीं से खेल शुरू हुआ उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर। क्योंकि तय माना जा रहा था कि जिसकी जमीन कभी वहां रही ही नहीं, कभी जामताड़ा के इर्द गिर्द उनकी राजनीति घुमा ही नहीं, तो उनको जामताड़ा लेकर कौन। और राजनीति में यह बात स्पष्टता के साथ और पूरी गलियारों में इसका गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि सीता सोरेन फिर चुनाव हार गई और बड़े अंतर से। इरफान अंसारी जो मंत्री है, उन्होंने जिस तरह से अगले विधानसभा चुनाव 2019 में जितने सीट करीब 38,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे, लेकिन इस बार उनसे भी ज्यादा वो जीते हुए नजर आए, तो समझा जा सकता है कि उनके वोटों में लगातार इजाफा और सीता सोरेन का चुनाव हार जाना उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है कि आने वाला समय में उनसे कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी लेगी। क्योंकि चुनावी राजनीति में फेल हो जाने के बाद और जिस तरह से उनकी देवरानी कल्पना सोरेन का उदय हो गया, तो उनकी राजनीतिक भविष्य अंधर में लटका हुआ नजर आने लगा। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, तो सीता सोरेन का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी में उसकी क्या भूमिका होगी, ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पे इस वक्त में चर्चा बना हुआ है। अब चलिए दूसरा सबसे बड़ी बात किया जा रहा था चंपाई सोरेन को लेकर। कोल्हान का टाइगर एक बुजुर्ग पर जब दांव खेली गई, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े बुजुर्ग पर जब दांव खेला और उनको इस तरह परोसने की कोशिश किए कि सब कुछ तो कोल्हान के इर्द गिर्द उनकी राजनीति इसलिए भी घूम जाएगी क्योंकि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप हो गई। एक बुजुर्ग से जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी के विश्वस्त हुआ करते थे, उस पर इतना भरोसा की आवश्यकता क्या थी। और जिस तरह से चंपाई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब जरूर हो गए, कड़ी मशक्कत के बाद वो चुनाव जीत गए, लेकिन अपने पुत्र जो घाटशिला से लड़ रहे थे बाबूलाल सोरेन, वो चुनाव हार गए। और यही नहीं, 28 विधानसभा जो आदिवासियों की सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है, उन सीटों में मात्र चंपाई सोरेन ही चुनाव जीतने में कामयाब हुए, बाकी 27 के 27 इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई। तो सब कुछ साफ होता हुआ दिखा
कि चंपाई सोरेन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि राजनीति की लंबी पारी खेलने के बाद उम्र के इस पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी कौन सा काम उस पर लेने वाली है, क्योंकि वो अपने बेटे को चुनाव जिता नहीं सके जो उनकी राजनीतिक भविष्य को आगे ले जा सकता था, तो वो भी फेल हो गए। तो चंपाई करेंगे क्या, चंपाई सोरेन की क्या भूमिका भारतीय जनता पार्टी में होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वक्त में कोल्हान में जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पाल रखी थी उसमें वो विफल साबित होते भी दिखी। तो चलिए आगे बढ़ते चले। इन सब बातों के बीच बाबूलाल मरांडी को भी टटोल लीजिए। पिछले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बात का आकलन कर लीजिए कि जब बाबूलाल मरांडी पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, यानी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 25 विधानसभा में सीटें आई। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश की कमान देने के बाद वर्तमान की सीटों में जो नुकसान होता हुआ दिखा और पिछले विधानसभा में जो सीटें आई थी उसमें भी 4 कम हो गया, तो कहा क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का कमान सौंप गए। जिस तरह से जो कयास लगाने लगी थी, जो उम्मीदें पाल रखी थी, उसको भी तो फेल होता हुआ दिखने लगा, वो अभी फेल होते हुए दिखने लगा। क्योंकि राज धनवार की बात कर लिया जाए तो जिस तरह से निरंजन राय ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से उनको चैलेंज, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान खड़े हो गए, तो हेमंता बिस्वा शर्मा का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और किसी तरह से निरंजन राय को मनाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद आनन फानन में उनके सांसों में सांस आई और बाबूलाल मरांडी का जीतना तय हो गया। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने से क्या होगा, जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी ने ताने बाने बुने थे, उन ताना बाना का क्या होगा, क्योंकि बड़ी चुनौती तो उनको भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं से भी जूझना पड़ा था जो उनको 11 साल तक अलग होकर जिस तरह से कोसने का काम किया था। तो बाबूलाल मरांडी का भी भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ। अब और आगे बढ़ते चले जाइए। सुदेश महतो आजसू पार्टी के सुप्रीमो, वो फिर चुनाव हार गए सिल्ली विधानसभा चुनाव से, और अमित महतो की पत्नी और फिर अमित महतो ने उनको तीसरी बार शिकस्त दी। और बड़ा दिलचस्प है, जैसे ही सिल्ली विधानसभा में सुदेश महतो का लड़ना तय हुआ तो किसी न किसी तरह से उसको घेरने की रणनीति भी हेमंत सोरेन ने बना लिया और अमित महतो को आनन फानन में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराया गया और चुनाव लड़ाया गया, क्योंकि हेमंत सोरेन को मालूम था कि सिल्ली विधानसभा में अमित महतो का कद क्या है और वो लगातार चुनाव भी हाराए थे। हारने के बाद उस प्रत्याशी से लड़ना चुनौतीपूर्ण जरूर होता है, और फिर वही हुआ। सुदेश महतो जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने शिकस्त खा ली और फिर हार गए। तो फिर एक बार तय हो गया कि सुदेश महतो की राजनीतिक भविष्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े एलाई तो आजसू पार्टी थी। 10 विधानसभा छोड़े गए थे और पिछले विधानसभाओं में सीटों की तालमेल की नहीं होने की वजह से वो पूरे सीटों में चुनाव जरूर लड़े थे। तो उनका भविष्य यानी सुदेश महतो का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बना। सब बातों के बीच जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बारे में भी चर्चा चल रहा है, क्योंकि वो भी चुनाव हारे और डंके की चोट पर जब सरयू राय उनको चुनाव हराते हुए नजर आए तो कहा क्या जाए, दोनों को हारने हराने का एक बड़ा सिलसिला है जो आप जानते भी हैं। तो बन्ना गुप्ता का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री थे, एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो और लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ते चला गया। जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने उस वक्त में भी अपनी सीट और अपने मंत्री बचाने में कामयाब तो जरूर हो गए थे बन्ना गुप्ता, लेकिन उनकी राजनीतिक भविष्य में भी चर्चा बना हुआ है। तो समझते चले, एक बड़े महत्वपूर्ण जयराम महतो की पार्टी ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में तहलका मचा दिया था, भले ही उन्होंने सीट नहीं जीती, लेकिन जो सीटों में जिस तरह से उलटफेर कर दिया और विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी सीटें चुनाव में जरूर लड़े, बड़े सीटों से चुनाव जरूर लड़े, लेकिन एक सीट उन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की। जयराम महतो खुद 10,000 से ज्यादा मतों से डुमरी विधानसभा से जीत गए। तो विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से जयराम महतो
कुर्मियों का एक बड़े नेता के रूप में उभरे और मूल वासियों की बातों में अगर यकीन कर लिया जाए तो उभरता हुआ नेता उनको जरूर मान लिया गया। सुदेश महतो की राजनीति को पूरा डेंट करने में तो पूरी तरह से जयराम महतो ने कमर कस ली थी और वो विधानसभा चुनाव में होते हुए दिखा भी। तो जयराम महतो की पार्टी JLK आसू पार्टी के लिए अंतिम तुरुप का पत्ता था और वही हुआ भी। और इसके साथ ही जिस तरह से JLK का उदय हुआ तो उसी तरह से सूर्यास्त भी आसू पार्टी का होता हुआ दिखेगा। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जयराम महतो भले ही कई विधानसभा से चुनाव लड़े और खुद वो एक विधानसभा चुनाव से हार गए, 12वें विधानसभा से उनकी हार हो गई और उनके कई विधायक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया लेकिन सीटों में तब्दीली नहीं हुई। एक बात स्पष्ट है कि सुदेश महतो की आवाज जब विधानसभा में नहीं गूंजेगी तो जयराम महतो को झारखंड विधानसभा में बोलने का मौका मिलेगा और वो क्या बोलते हैं बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उनका भविष्य उज्जवल होगा कि गर्क में जाएगा, ये भी राजनीतिक बातों पर यकीन करने वाले अलग अलग राय रखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कल्पना सोरेन का। जी हाँ, आज झारखंड ही नहीं पूरे भारत में एक नया नाम कल्पना सोरेन, जिनके भाषणों को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और जिस तरह से वो संथाली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो और तमाम लोकल भाषा में भी बोलने में बड़ा महारत और जिस अंदाज में वो बोलती है तो जनता सुनती जरूर है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे जिस तरह से वो काउंटर करती है और तमाम मुद्दे पर जिस तरह से खुलकर बोली और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैकअप देने के काम किया, बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हो रही है तो बड़ा महत्वपूर्ण हाथ उसमें कल्पना सोरेन का जरूर है। सिर्फ कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेवनहार नहीं बनी। बात कर लिया जाए इंडिया गठबंधन के तो कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह से उनका कार्यक्रम लेने के लिए आपादापी करते हुए नजर आए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी कल्पना सोरेन की सभाओं में दिलचस्पी दिखाने लगे तो समझा जा सकता है कि सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथियों का भी खेवनहार कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जरूर बने। तो कल्पना सोरेन झारखंड की ही नहीं पूरे देश में उन्होंने जो एक पहचान बनाई, एक उभरता हुआ राजनीतिज्ञ, उनका भविष्य काफी उज्जवल है। आने वाला समय में पता चलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। दोबारा विधानसभा में चुनाव जीतना भी एक बड़ी बातें होती है और कल्पना सोरेन को समय मिला नहीं था अपने विधानसभा में घूमने का, लेकिन जिस तरह से पूरी तरह से वो 100 सभाएं करते हुए नजर आए, भविष्य उनका उज्जवल जरूर है। वो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी क्या भूमिका होगी, इंडिया गठबंधन में उनकी क्या भूमिका तय होगी, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी, आने वाला वक्त में पता चलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ अपनी बातों को हम खत्म करेंगे क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण क्या है, तो 3 मुद्दे टटोल लीजिए। अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना बड़ा खमियाजा भुगतने जैसा है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हेमंत सोरेन को जेल भेजने की खमियाजा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुगती है। और तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दे है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कोई विशेष ब्लूप्रिंट नहीं था, उनके भविष्य तय करने के लिए कोई योजना पे काम नहीं किया गया था, उनकी किसी भी बातों में यकीन दिलाने की बातें नहीं थी कि वो यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए कुछ करने वाली है। और सिर्फ हैवीवेट और दूसरे मुद्दे पे भटकाने वाले मुद्दे भी, यानी जो घुसपैठिए के मुद्दे हों, ये तमाम मुद्दे जिस तरह से उठाए, हेमंत बिश्व शर्मा का हर क्षेत्रों में प्रवेश होता चला गया और जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश किए और जिस तरह से नकारात्मक राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में उपज करने की कोशिश की, मतलब उसको लाने की कोशिश की, वो पूरी तरह विफल हो गई। आने वाला समय में जो वीडियो बनाऊंगा मैं तफ्तीश से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में हार के और भी क्या कारण है। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।